हाँ जी। नमस्कार सभी को। सरोकार क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। काफ़ी लंबे समय के बाद में हमारा जुड़ा हुआ। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात की थी, हमने महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह हमने स्टार्ट कर दिया था। तो पहले मैं उनका रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने बात की थी विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ही कर्मावती के संतान थे, ये मैंने बात की थी। और विक्रमादित्य अयोग्य होने के कारण इनके संरक्षिका के रूप में कर्मावती ने देखरेख किया था। और इन्हीं के समय 1533 ईस्वी में गुजरात का राजा बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने अपने सूझबूझ के आधार पर रणथंभौर का किला देकर वापस भेज दिया। और यह बहादुर शाह को लगा कि मौका आसा है, दोबारा आक्रमण कर दिया बहादुर शाह ने। कब किया? तो 1534 और 35 का आक्रमण था। और इसी आक्रमण को हम चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहते हैं, जिसमें जोहर किया था कर्मावती ने, और देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया किया था। और ये संपूर्ण हमें जानकारी मिलती है वो पुरतांबर पत्र जो भीलवाड़ा के अंदर लगा हुआ है, वहाँ से प्राप्त होती। उसके बाद में सामंतों ने मिलकर बनवीर को राजा बना दिया। ये बनवीर कौन? तो बनवीर पृथ्वीराज, उड़ना राजा पृथ्वीराज का पुत्र था, दासी पुत्र था। बनवीर ने अपने दिमाग के माध्यम से, दिमाग की उपज के माध्यम से लंबे समय तक राजा बनने के कारण वह अपने ही राजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। वह उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। माँ पन्ना धाय ने अपने बेटे संदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। और उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले के अंदर आशा देवपुरा ने शरण दी थी। कालांतर में मावली के युद्ध में मालदेव की सहायता से बनवीर को हरा देता है और भगा देता है यहाँ से। कुछ समय के बाद में मालदेव और उदय सिंह के बीच में झाली रानी को लेकर विवाद था। और इन्हीं विवाद के कारण हरमाड़ा के युद्ध में हाजी का पठान की सहायता करता है मालदेव। ये मैंने पूरी बात बता चुका हूँ। और इसी माध्यम में हम क्रम में पढ़ रही थी उदय सिंह की राजनीति, पॉलिटिकल अचीवमेंट। और इसी पॉलिटिकल अचीवमेंट में आज तीसरी पॉलिटिकल अचीवमेंट, जिसमें पहली हमने मावली का युद्ध, दूसरी हरमाड़ा का युद्ध, और तीसरी आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का तीसरा शाखा। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने मोटे मोटे तौर पर शायद 3 से या 4 मिनट लगे होंगे। संपूर्ण जो पहले वाला था वो रिवीजन करवा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी नोट्स बनाओ आराम से, ठीक है। तो आप लिखिए, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाओ। हमारी हेडिंग क्या चल रही थी? तो उदय सिंह। और उदय सिंह के अंदर क्या चल रहा था? उदय सिंह की पॉलिटिकल अचीवमेंट, राजनीतिक उपलब्धि। यही देख रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें हमने 3 नंबर देखनी हमें। अकबर का आक्रमण। आप इसी को अकबर का आक्रमण लिख सकते। अकबर का आक्रमण, और यहाँ चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तीसरा शाखा। अब बात आई कब अकबर ने कब किया आक्रमण? तो अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में। मैं पहले पूरी कहानी बता देता हूँ जो आपकी रूपरेखा बन जाए, उसके बाद में हम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूँ, सामंतों ने मिलकर कहा कि उदय सिंह जी, आप किला आप नहीं संभालोगे। उदय सिंह ने कहा किला मेरा है, और मेरे को ही कह रहे हो आप किला नहीं संभाले, तो कौन संभालेगा? क्या आपका विश्वास पात्र कोई भी? तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो आप पहाड़ियों के अंदर, और पहाड़ियों के अंदर आप युद्ध करोगे। पहाड़ियों के अंदर छुपना नहीं, युद्ध भी करना है, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ियाँ? तो गिरवा की पहाड़ियों के अंदर किला, क्या आपके विश्वास पात्र कोई भी? परंतु सामंतों ने कहा कि
एक तो सोंडावत के वंशज देखेंगे किला, एक आपका कोई भी विश्वास पात्र हो तो उनको रख सकते हैं। सोंडावत के वंशज में उस समय थे पत्ता सोंडावत, और उदय सिंह का विश्वास पात्र था मेड़ता का राजकुमार जयमल मेड़तिया। दोनों को किला सौंपता है। उदय सिंह जी गिरवा की पहाड़ियों के अंदर चला जाता है। अब अकबर ने घेराबंदी कर दी किले की। किले के चारों तरफ अपनी सेना और तोपखाने लगा दी। तोपों को सजाया गया। अकबर ने कहा कि ऐसे तो हम किले के अंदर नहीं घुस सकते, हम तोपों के माध्यम से दीवार गिराते हैं। कद आधी दीवार गिराई गई। अकबर ने कहा ठीक, कल हम दीवार गिरा के अंदर घुसेंगे। अकबर सुबह उठता है, देखता है कि दीवार बनी हुई। अकबर ने कहा ऐसा कौन है अंदर जो रातों रात दीवारें बना देता किले की। अकबर ने पता लगवाया। सैनिक ने कहा कि अंदर उदय सिंह तो है ही नहीं। कि तो कौन है? कि जयमल। कि जयमल वो मेड़ता वाला जिसको मैंने हराया था। कि हाँ वही वही। वो क्या कर रहे हैं? कि पता नहीं, वो है अंदर। अकबर ने कहा तो तोपे हटाओ यार, मैं उससे तो बात करके निपट जाऊंगा। तो वहां से तोपे हटवाई गई और जयमल मेड़तिया से बात की गई अकबर ने। अकबर मिलता है। अकबर ने कहा कि देख जयमल, तेरा तो किला है नहीं, किला उदय सिंह का, तू क्यों पंचायती कर रहा है? तेरा मेड़ता है, मेड़ता मैं वापस देता हूँ तेरे को, वापस चला जा और किला मेरे को सौंप दे। उदय सिंह तो वैसे ही इधर नहीं है। तब जयमल कहता है कि हे गढ़ मारो हूं धनी। के हे गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे के मान। असुर का अर्थ राक्षक। कौन से आजो चित्रकूट? चित्रकूट मतलब चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की साबियां। कौन से मतलब साबियां। कौन से आजो चित्रकूट की दीदी मोई दीवान। के दीवान ने मेरे को साबिया देके गए थे। अकबर ने कहा यार क्यों चांटी हो रहा है? मैंने साबिया मांगी नहीं, मैं कह रहा हूँ किला भी मेरे को दे दे। तू फिलोसॉफी जा रहा है। देख तेरे को एक और ऑप्शन देता हूँ, मेड़ता तो दे दिया मैंने तेरे को, नागौर देता हूँ सलाह। तब जयमल कहता है कि भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख अनेकड़ी मिट्या मिटे से तोड़। के रजवटी भूख है ना वो अनेकड़ी। अकबर ने कहा तो पे वापिस लगाओ, ये मानता ही नहीं। अब देखता हूँ इसकी रजवटी भूख कैसी। तो अकबर ने वापिस तोपे लगवाई। अकबर ने पता लगवाया कि शाम के समय कब ये दीवार चुनवाता है। ठीक उस समय अकबर अपने संग्राम नाम की बंदूक से जयमल दीवार बनवा रहा था और जयमल के पैरों के अंदर गोली चलाता है। जयमल के पैर के अंदर बीसों बीस से निकल जाती है गोली। जयमल घायल हो जाता है। ये बात कम से कम 4 माह बीत गई। किले के अंदर अनाज पानी खत्म हो रहा था। तब सैनिकों ने कहा कि अब एक ही हमारे पास में ऑप्शन है। कौन सा? शाखा। जब हमारे यहाँ अनाज और जल किले के अंदर समाप्त हो जाता था तब हमारे यहाँ शाखा किया जाता था। ठीक अब जब शाखे के लिए सभी रवाना हो रहे थे, केसरिया करने के लिए सभी पगड़ी बांध रहे थे, जयमल रोने लगा। जयमल ने कहा कितना दुर्भाग्यशाली हूं, जिस राजा ने मेरे को किला सौंप के गए थे, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं केसरिया करने के लिए नहीं जा सकता। पैर के अंदर गोली लगी है। हमारे मारवाड़ के कलाजी वहीं थे, राठौड़। कितने संयोग की बात है कि मैं भी राठौड़ हूं। राठौड़ वंश धुअड़ का वंशज हूं। माँ करणी का नागणेशी का पूत हूं। और कलाजी ने राठौड़ ने कहा कि चिंता क्यों कर रहा जयमल, मेरे कंधे पर बैठ जा और हम दोनों ही लड़ेंगे। तो कल्लाजी और जयमल उस युद्ध में कल्लाजी के कंधों पर बैठकर जयमल लड़ा था। ये जब अकबर देखता है तो अकबर कहता है कि इनके वो देवता हैं जो 4 हाथों वाले थे। हम कहते हैं कि विष्णु जी। तो ये सर्वप्रथम किसने कहा था कि ये 4 भुजों का 4 हाथों वाला देवता है? तो अकबर ने कहा था। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि
चार हाथों का देवता किसे कहा जाता है? तो कल्लाजी राठौड़, ये सभी को मालूम है। परंतु जिस दिन परीक्षा में ये प्रश्न आ गया ना, ये किसने कहा? तो ये अकबर ने कहा था। एक मुस्लिम, एक मुगल, वो हमारे हिंदू परंपरा को अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए उसने कहा था कि ये चार हाथों का देवता है, वह विष्णु है, वो जानता था। अब अकबर ने यहां पर उदय सिंह तो मिला नहीं, जयमल मृत्या कट कट के यहां इस युद्ध में लड़ता हुआ मरा। पत्ता सुंडावत कट कट के मरा। फूल कंवर ने पीछे जोहर किया। अकबर इन दोनों व्यक्तियों से खूब प्रसन्न हुआ। अकबर ने कहा बंदा हो तो ऐसा हो, विश्वास पात्र। अकबर ने आगरा के किले के अंदर बाहर की तरफ गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। किसी कवि का दोहा है कि जयमल बढ़तो जीमणे, के जयमल आगरा के किले के अंदर घुसने से पहले जीमणी साइड में, जयमल बढ़तो जीमणे पतो डावी पास, हिंदू सड़िया हाथिया अड़ियो जस आकाश। उस दिन हिंदू अपने हाथियों पर बैठते हुए जस के अंदर गा रहे थे। अब हम लिखते हैं, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगो, अकबर का आक्रमण। तो अकबर का आक्रमण कब हुआ? 1567-68 में। अब बात आई, साके में दो चीज होती है, एक केसरिया होता है, एक जोहर होता है। एक जोहर। अब केसरिया किसने किया? तो केसरिया किया था जयमल मेड़तिया और पत्ता सोंडावत। जयमल मेड़तिया और पत्ता सोंडावत। और जोहर किसने किया? तो फूल कंवर ने। अब बात मैं बता चुका हूं कि जयमल मेड़तिया कौन था, पत्ता सोंडावत कौन था, तो आप लिख दो यहां पर। तो पत्ता सोंडावत आमेट का संबंध था। कहां का? आमेट का। और जयमल मेड़तिया, तो जयमल मेड़तिया के बारे में बात करूं तो मेड़ता के अंदर राजा था दूधा। आप सभी ने नाम सुना होगा। और दूधा जी की दो संतान थी। बड़ा बेटा वीरमदेव और छोटा बेटा रतन सिंह। ये वीरमदेव वही है जो खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए आए हुए थे। मैं बात कर चुका, सांगा के समय खानवा की तरफ, ये मेड़ता की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया होता? वीरमदेव। वीरमदेव की दो संतान थी, एक लड़का था, एक लड़की। पुत्र कौन? तो पुत्र जयमल। और लड़की कौन? तो फूल कंवर। अब बात समझ में आई आपको, फूल कंवर ने जोर क्यों किया था? क्योंकि एक तो जयमल की बहन थी, परंतु एक संबंध यह था कि ये पत्ता की पत्नी थी, पत्ता सुंडावत की ये पत्नी थी, और जयमल मेड़तिया की ये बहन थी। तो चित्तौड़ के तीसरे साके में फूल कंवर ने जोर क्यों किया था? क्योंकि ये पत्ता सुंडावत की पत्नी थी।
अब बात आई रतन सिंह। तो रतन सिंह की एक संतान थी जिसका नाम मिलता हमें मीराबाई। मीरा वही जो आप संत संप्रदाय पढ़ते हो तब मीरा का कहीं ना कहीं आपके पास जिक्र आया होगा, चाहे साहित्य पढ़ते हो तब भी आया होगा, या आप इतिहास पढ़ते हो तब भी आया होगा। तो मीरा वही प्रातः स्मरणीय महिला है, वही रतन सिंह और दूधा की पोती मीरा है। ठीक है, तो ये फूल कवर कौन, तो पत्ता की पत्नी। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करूं तो अकबर ने आगरा के किले के अंदर जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्ति लगवाई। ठीक है, एक और मैं बात करूं तो औरंगजेब ने इसी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो औरंगजेब ने इसी मूर्तियों को तोड़ दिया। कालांतर में बीकानेर के राजा राजा क्या नाम मिलता है, सॉरी, राजा ने गजारूढ़ बीकानेर के जूनागढ़ किले में के किले में जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई। ये किसने लगवाई, तो राय सिंह ने। क्वेश्चन में लिख दो आप राय सिंह। ठीक है, ये बात हो गई। अब और एक और लाइन लिख दो यहां पर, अकबर ने संग्राम नाम की बंदूक नामक बंदूक से जयमल को घायल किया और कल्लाजी राठौड़ को राठौड़ ने जयमल को कंधे पर बैठाकर लड़े। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को, जयमल को नहीं, कल्लाजी राठौड़ को, लिखिए अगली नेक्स्ट क्लास, अगली लाइन लिखिए, कल्ला राठौड़ को अकबर ने 4 हाथों का देवता हाथों का देवता
कहा। किसको कहा? कलाजी राठौड़ को। और किसने कहा? अकबर ने। ये हमारा उदय सिंह की पॉलिटिकल अचीवमेंट पूर्ण हुई। आप दोबारा देख लो। तो उदय सिंह की हम पॉलिटिकल अचीवमेंट देख रहे थे, जिसमें मैंने बात की थी तीसरी, अकबर का आक्रमण, या इसी को चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहते हैं, जो 1567-68 में हुआ था। केसरिया जयमल और पता ने किया था, जौहर फूल कंवर ने किया था। ये मैंने बात कर चुका हूँ। उसके बाद में ये पूरी बात बता चुका हूँ। उदय सिंह की कल्चरल अचीवमेंट की बात करूँ तो उदय सिंह ने, आप सीधे लिख दिया, उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। एक ही बात लिखो, कब बसाया? तो 1559 में। क्यों बसाया? इस दिन उदय सिंह का पोता हुआ था, अमर सिंह का जन्म, इसीलिए। ठीक है, ये उदय सिंह की कल्चरल अचीवमेंट है। अलग से आप लिखो तो, या इसी के साथ में आप लिख देना, ऐड कर देना। तो उदय सिंह की कल्चरल अचीवमेंट में आप एक ही उपलब्धि है, उदयपुर शहर की नींव डाली। कब डाली? तो 1559 ईस्वी में। और इसी दिन क्यों डाली? क्योंकि अमर सिंह का इसी दिन जन्म हुआ था। ठीक है, कथन कारण में आपसे पूछ सकता है। अब बात करें हम उदय सिंह, जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब उदय सिंह जाते जाते अपनी पत्नी धीरबाई के कहने पर जगमाल को राजा बना देती। उदय सिंह ने जाते जाते अपने अंतिम समय में धीरबाई के कहने पर, जिस प्रकार अंतिम दिनों में हम रामायण में देखते हैं कि अयोध्या के नरेश राजा दशरथ अपनी पत्नी जो भरत की माता थी उसके कहने पर भरत को राजा बना देती, उसी प्रकार उदय सिंह अपनी पत्नी धीरबाई भट्टाणी के कहने पर जगमाल को राजा बना देती, प्रताप को नहीं बनाती। तो आप लिखिए, उदय सिंह ने धीरबाई के कहने पर, धीरबाई भटियाणी के कहने पर जगमाल को राजा बनाते हैं। किसको? जगमाल को राजा बनाते हैं। अब हमारे यहाँ नियम था कि राजा की मृत्यु पर राजा के सभी पुत्र अंतिम संस्कार में जाएंगी, केवल एक ही जो अगला राजा बनेगा वो नहीं जाएगा, बाकी सभी राजा के अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। तो जगमाल अपने पीछे राज तिलक की तैयारियां कर रही थी और प्रताप, सभी सगर, शक्ति सिंह ये अंतिम संस्कार में गए। वहीं गोगुंदा के अंतर किसी सामंत ने बात उठाई कि योग्य राजा कौन, के योग्य राजकुमार कौन है? योग्य के प्रताप। तो किसने जगमाल को राजा बनाया? क्या उदय सिंह ने? कि उदय सिंह को किसने शक्तियाँ दी राजा बना? कि वो राजा है, कि राजा हुआ तो क्या हुआ? ये शक्ति तो चुंडावत के पास में। कृष्णदास चुंडावत को पूछा गया, आपका किसके प्रति झुकाव है? कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि मैं तो प्रताप को राजा बनाना चाहता हूँ। तो वहीं गोगुंदा के अंदर प्रताप को राजा घोषित कर दिया। किसने किया? तो कृष्णदास चुंडावत। वापिस कुंभलगढ़ आते हैं। कुंभलगढ़ के अंदर विधिवत रूप से राज तिलक होता है दोबारा। प्रताप ने अपने मित्र चंद्रसेन मारवाड़ से बुलाया था, चंद्रसेन ने भी भाग लिया था इसी राज तिलक में।
और जगमाल को यहाँ से निकाल दिया। और जगमाल भागकर किसके पास में जाए? उस समय सबसे बड़ा दुश्मन कौन? उदय सिंह का। तो अकबर। तो अकबर के पास में चला जाता है जगमाल। अकबर ने एक बार उसको शांत करके जाजपुर नाम का स्थान दिया। कुछ समय के बाद में अकबर ने सिरोही का आधा क्षेत्र दे दिया जगमाल को। तो आप लिखिए अगली नेक्स्ट लाइन। प्रताप को गोकुंदा के अंदर कृष्णदास सुंडा ने राज तिलक किया। अब राज तिलक किसने किया? कृष्णदास सुंडावत। कृष्णदास सुंडावत क्यों कर रही? क्योंकि ये किसके पास में शक्तियां थी कि अगला राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तय करने वाले सुंडावत बन सकते। तो इसीलिए कृष्णदास सुंडावत ने राज तिलक किया और विधिवत रूप से कुंभलगढ़ के किले में जिसमें मारवाड़ का राजकुमार चंद्रसेन ने भी भाग लिया। ये विधिवत रूप से। अब अगला नेक्स्ट राजा कौन बना? तो प्रताप। हेडिंग लगाओ महाराणा प्रताप। कौन सा राजा? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय पुरुष रहे, जन जन के नायक थे महाराणा प्रताप। कब राजा बनते? तो 1572 से लगाकर, कहाँ गया, हैंग हो गया आज, हाँ अब चल रहा है। 1572 से लगाकर 1597 तक राजा बने। अब मैंने सभी राजा का कोई भी जीवन परिचय नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने शायद एक कुंभा का पढ़ाया था, बाकी किसी का नहीं पढ़ाया था। और प्रताप हमारे जन जन के नायक है, इसीलिए पहले इनका हम जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद में हम दो भागों में बांटकर उसकी राजनीतिक उपलब्धि और उसकी कल्चरल अचीवमेंट दोनों ही देख लेंगे। ठीक है, तो आप जीवन परिचय हेडिंग लगाइए। जीवन परिचय। जीवन परिचय में वही बात, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, बचपन का नाम, यही होता है, और रानी का नाम ना।
ये मोटा मोटा इनका जीवन परिचय। क्या क्या देखना हमें? माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान और बचपन का नाम, रानी का नाम। तो अब माता कौन? तो माता अजबदीप सॉरी जयवंताबाई सोनग्रा, पाली के अंदर इलाका पड़ता है, वहां की अखीराज सोनग्रा की पुत्री थी। सोनग्रा ब्रांच से सोहानों की, जालोर नाडोल पाली वहां पर राज किया था। अखीराज सोनग्रा की पुत्री थी जयवंताबाई सोनग्रा, और जयवंताबाई सोनग्रा का पुत्र था प्रताप। तो जयवंताबाई सोनग्रा। तो माता का नाम लिखिए, सोनग्रा। पिता उदय सिंह। अब जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1540। ये याद रखना भाई, जन्म डेट। कहां पर हुआ? तो कुंभलगढ़। अब बात आई बचपन का नाम। तो बचपन का नाम है भाई, आरपीएससी पूछ लेती है। तो बचपन का नाम मिलता है हमें कीका। पहाड़ी इलाकों में हर बच्चे को कीका ही कहते हैं, जिस प्रकार हमारे यहाँ बाड़मेर के अंदर गीगा गीगला कहते हैं, उसी प्रकार पहाड़ी इलाकों में कीका ही कहते हैं। तो कीका याद रखना भाई, कीका। और रानी का नाम, रानी के दो, पटरानी के दो, स्वीट आर्ट के दो। तो अजबदीप पवार। दे का अर्थ रानी होता है, पवार। ठीक है भाई। तो अजबदीप पवार ये रानी है। स्वीट आर्ट कह दो आप, जो भी कहना चाहते हो। ठीक है। तो माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा, पिता का नाम उदय सिंह, जन्म स्थान 9 मई 1540 ईस्वी को, और स्थान पूछे तो कुंभलगढ़, बचपन का नाम कीका, और रानी का नाम अजबदीप पवार। ये इनका परिचय हो गया प्रताप का। और इनके बारे में इससे अब अकबर ने पता चल गया कि अकबर को अब राजा कौन है, प्रताप। तो इनकी अब पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करूं मैं, हम दो भागों में बांटकर वापस एक बार पुनः पढ़ते हैं। एक तो प्रताप की पॉलिटिकल अचीवमेंट, राजनीतिक उपलब्धियां, और एक कल्चरल अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धि। पहले हम पॉलिटिकल अचीवमेंट देख लेते। तो अकबर ने प्रताप को संधि के लिए विवश करने के लिए, विवश कह दो या करने के लिए, अपने 4 बंदे भेजे। 4 दूत कह दो, बंदे कह दो, व्यक्ति कह दो। तो 4 व्यक्ति भेजे। क्या क्या नाम मिलता है हमें? आप सभी याद करते हो, ट्रिक से याद करते हो। तो जम्मा भट्टो, जैसे जलाल का कोरची को भेजता है, माँ से मानसिंह को भेजता है, भ से भगवान दास को भेजता है, ट से टोरमल को भेजता है। ये आप क्रम से याद रखना, कोई परीक्षा में पूछ ले क्रम। तो अकबर ने पहली बात, प्रताप को मनाने के लिए अकबर के दूत तो कौन कौन से भाई? एक नंबर पे आया था जलाल खां, खां कोरची। ये कब आया? तो 1572 में, राजा बंती। 2 नंबर पे आया था मान सिंह। और 3 नंबर पे आया था भगवान दास।
और 4 नंबर पे आया था टोडरमल। अब ये 1572 और ये 1573, ये भी 1573, ये भी 1573। ये जून में आया हुआ था, गर्मियों के दिन। ये सितंबर में, और ये दिसंबर के अंदर। ये याद रखना भाई, कोई पूछ ले आपसे, डेट पूछे तो ये याद रखना। क्रम से पूछते तो क्रम से ही याद रखना, ठीक है। अब जलाल खां कोरसी वाक कटु था। जलाल खां कोरसी ने कहा कि राजन आपको बधाई, बादशाह अकबर की तरफ से गुलदस्ता भेट गया। प्रताप ने कहा थैंक यू, पर हमारे राजा ने कहा है कि कोई संधि का विचार हो तो। प्रताप ने कहा नहीं कोरसी साहब, हमारा कोई विचार नहीं। तो कोरसी वापस चला गया। अकबर ने दिमाग लगाया कि हिंदू राजा है और हिंदू नया नया बनाया अभी राजा, क्यों ना युवा को भेजा गया। युवा उस समय कौन? मान सिंह। तो मान सिंह को भेज दी। मान सिंह गया, इधर प्रताप मिलने के लिए नहीं आया। प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह के बात करने के लिए भेज दिया। इससे नाराज हो गया मान सिंह। मान सिंह वापिस जाता है, कहा कि अभी के अभी मेरे को सेना दो, मैं प्रताप पर अटैक करूं। क्या हुआ क्या है? अकबर ने कहा हुआ क्या, प्रताप मिलने ही नहीं आए मेरे से। अकबर ने दिमाग लगाया, यार बात तो सही, मैंने यहाँ से राजकुमार भेजा है आमेर का, तो वहीं से राजकुमारी मिलने के लिए आएगा, प्रताप थोड़ी ना आएगा। अब की बार वापस मान सिंह के पिताजी को भगवंत दास जी को भेज। भगवंत दास जी गए, तब प्रताप सामने चलकर भगवंत दास जी को अपने साथ लेके गए, अपने साथ बैठकर खाना खाया। भगवंत दास जी ने पूछा कि आपका क्या विचार है संधि के लिए? प्रताप ने कहा नहीं। भगवंत दास जी ने कहा कि ठीक होगा, संधि होगी तो युद्ध नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। प्रताप ने मना कर दिया। प्रताप ने कहा वही दिन था कि जिस समय मेरे परदादा जी खानवा के युद्ध में आपके आमेर वाले हमारे ध्वज तले लड़े थे पृथ्वीराज जी। आप कहो तो आपके ध्वज तले मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुगलिया सल्तनत के ध्वज तले आज लड़ूँ न कल लड़ूँ। तो प्रताप ने इनकार कर दिया। वापिस एक बार पुनः अकबर ने अंतिम व्यक्ति भेजा जिसका नाम था टोडरमल। ये अकबर का वित्त मंत्री था, वाकपटु था, बोलने में शातिर था। तो ये जाता है, प्रताप को कहता है कि भलाई इसी में संधि कर दो, क्या पता अकबर आपके साथ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता, परंतु आपसे सेना दी के आपसे आप अभी अभी राजा बने हो। अकबर कई लंबे समय से राजा है और अकबर के साथ में कई मुसलमान सेनाएं हैं। आप एक हिंदू अलग राजा हैं, सभी को जोड़ नहीं पाओगे इतने। परंतु प्रताप ने स्पष्ट मना कर दिया। अब स्पष्ट मना किया, तब अकबर का और प्रताप का दोनों का सबसे बड़ा युद्ध जो हम कक्षा तीसरी से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे, वह युद्ध जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है, मेंस के लिए भी हो जाता है, क्योंकि वह युद्ध एक राष्ट्रीय भावना भरने वाला युद्ध था। जैसे युद्ध का नाम मिलता है हमें हल्दी घाटी का युद्ध, तो आप हेडिंग लगाओ हल्दी घाटी का युद्ध। तो अकबर ने संधि करने से इनकार कर दिया, यह लिख दो। सॉरी, प्रताप ने। से मना, इन चारों से। अब अगली नेक्स्ट हेडिंग लगाओ हल्दी घाटी का युद्ध। एक नंबर पे पॉलिटिकल अचीवमेंट में युद्ध।
ये वही जगह है जहाँ पर आज भी लोग जाते हैं और इसी धरती माता की तिलक लगाते हैं। हमने कई युद्ध सुने, पानीपत का, तराइन का। आज भी लोग वहाँ नहीं जाते, वहाँ की मिट्टी को तिलक नहीं लगाते, परंतु यहाँ जाते। यदि वह मेवाड़ की तरफ जाते हैं तो लोग वहाँ हल्दी घाटी अवश्य जाते, और जाते ही नहीं बल्कि अपने माथे पर तिलक भी लगाते और मिट्टी भी लेके आते। इतना पवित्र युद्ध, इतना राष्ट्रीय भावना भरने वाला युद्ध। अब युद्ध में दो चीज होती है, ए पक्ष ए विपक्ष। पक्ष में कौन? प्रताप के। तो प्रताप के पक्ष में कौन आया था? एक तो आया था राम सिंह तोमर। तोमर तोमर भाई जाती, ये ग्वालियर का राजा था। युद्ध कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा आप देखो। राजस्थान से भी नहीं बल्कि बाहर से, मध्य प्रदेश उस समय राजस्थान का ये इलाका माना जाता था बेसिकली, तो वहां से भी लोग आए थे। 2 नंबर पे पक्ष में कौन लड़ा था? तो पूंजा भील। तीन नंबर पे कृष्णदास सुंडावत। ये लड़े थे। इधर आप अप्रत्यक्ष रूप से संयोग के रूप में आप संदर्शन सैन भी लिख सकते। अब इधर इधर पहली बार हिंदू सेनापति बनकर आया था मान सिंह। अकबर की तरफ से कौन आया था? मान सिंह। स्वतंत्र सेनापति। इसका मतलब अकबर खुद भाग लेने के लिए नहीं आया हुआ था, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से सेनापति बनकर आया था। परंतु अकबर ने अपने एक विश्वास पात्र मुस्लिम सेनापति भेजा था जिसका नाम मिलता है हमें आसफ खां। तो दूसरा कौन आया होता? तो एक तो मान सिंह, दूसरा आया होता आसफ खां। तो एक तो आया हुआ था मान सिंह, दूसरा आया हुआ था आसफ खां। अब इस युद्ध के बारे में हमें एकमात्र लेखक जो जानकारी देता है वह है बदायूनी। बदायूनी कौन? अकबर का दरबारी लेखक था। वह पूरी संपूर्ण बात बताता है इसमें। हाँ, बदायूनी का झुकाव अकबर की तरफ रहा होगा, परंतु उसने तटस्थ होकर भी लिखा है कुछ बातें। बदायूनी कहती है कि हमारी सेना 5,000 थी और प्रताप की सेना 3,000 थी। मैंने आसफ खां आसफ खां से पूछा कि दोनों तरफ सेनाएं लड़ रही है, पता ही नहीं चल रहा है हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, क्योंकि इधर से सेना थी आमेर वाली और इधर से सेना थी मेवाड़ वाली, तो मुस्लिम कम ही थे शायद। तो किस पर तीर चलाऊं? आसफ खान ने कहा कि आंख बंद करके तीर चलाओ। तेरा मकसद ये है कि हिंदू मारना तेरा मकसद है और तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। बदायूनी और लिखता है, बदायूनी लिखता है कि हम जब युद्ध करके वापस आगरा जाते, अकबर से मिलते, अकबर पूछता है क्या हम युद्ध जीत गए? तो मान सिंह ने कहा नहीं। तो अकबर वापस पूछता है तो क्या प्रताप युद्ध के अंदर मारा गया? मान सिंह कहता है नहीं। तो क्या प्रताप को आपने पकड़ लिया? क्या नहीं। तो क्या सोच के आए थे? बादशाह खुश होगा? तो इन दोनों को, मान सिंह और आसफ खां को, भरे दरबार से बाहर निकाल दिया अकबर ने। यह हमें बधाई नहीं बताता है। तो इसका मतलब युद्ध का जोखिम आप देखिए, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, तो आप तय कीजिए। ये एक
राजपूत लेखक एक साधारण लेखक नहीं लिख रहा है, एक मुगलिया सल्तनत के अंदर रहते हुए बदायूं लिख रहा है। इसका मतलब युद्ध वाकई हम जीते। उसके बाद में बदायूं और कहता है कि इस युद्ध में हमारी सेना भागने लगी, तब महोत्तर नाम का एक व्यक्ति ने झूठ में ही अफवाह फैलाई कि बादशाह खुद आ रहा है। बदायूं और लिखता है, बदायूं लिखता है कि इस युद्ध के बाद में अकबर खुद आक्रमण करता है। अब की बार अकबर ने उदयपुर स्थान छीन लिया प्रताप से, और उदयपुर का स्थान छीन कर इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। ये संपूर्ण हमें बात बताता है, वो एकमात्र व्यक्ति बताता है, बदायूं। इसके बाद में हम बात करेंगे इस हल्दी घाटी युद्ध के महत्व के बारे में। तो आप लिखिए, इस युद्ध में नोट करके लाइन लिखिए, इस युद्ध में बदायूं भी आंखों देखा वर्णन करता। वर्णन करता है, और बदायूं के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, बदायूं के अनुसार इस युद्ध का परिणाम राजपूत थे। इसका मतलब बदायूं का कहना का मतलब ये है कि हम युद्ध जीत गए, राजपूत युद्ध जीत गए और मुसलमान हार गए। मुसलमान, मैं किसी धर्म पर नहीं कह रहा हूं, मैं अकबर के बारे में बात कर रहा हूं। तो अकबर इस युद्ध को हार गया। ये कौन कहता है? तो ये बदायूं कहता है। अब अकबर ने खुद आक्रमण करता है, और उदयपुर ले लेता है पर अधिकार। और उदयपुर का नाम बदलकर मोमिनाबाद बाद कर देता है। ठीक है। अकबर ने इस आक्रमण के बाद 30,000 आम जनता को कटवा दिया और एक सिक्का चलाया जिसका नाम मिलता है हमें एलसी। तो अकबर ने इस युद्ध के बाद में एलसी नामक सिक्का चलाया था, ये आप लिख दो। तो अकबर ने इस युद्ध के बाद एलसी नामक सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का? एलसी नामक। अब हमारा एक मेंस का प्रश्न बच गया है, वो आप लिखो। युद्ध का महत्व, हल्दी घाटी युद्ध के महत्व। प्रश्न संख्या, हल्दी घाटी युद्ध का महत्व। यह आपकी परीक्षा में आरएस मेंस में बनेगा प्रश्न कि हल्दी घाटी युद्ध का
महत्व क्या निकला, प्रभाव क्या निकला, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक आप देखो, यह एक युद्ध राष्ट्रीय भावना जगाता है। कैसे? वह समाज, वह तबका जिस समय समाज के अंदर जितना दर्जा नहीं मिला था, उसको प्रताप ने अपने युद्ध के अंदर अग्रिम भाग में खड़ा कर दिया। जैसे भील, गडरिया, लोहार। तो ये एक राष्ट्रीय भावना जागृत करता है। तो आप लिखिए, उदाहरण में लिख दो आप, लोहार, भील, जो आज भी समुदाय में पिछड़े हुए माने जाते हैं, उसको उस समय प्रताप ने अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। प्रातः स्मरणीय योद्धा रहा है वो प्रताप, परंतु युद्ध से हटकर बंदा कोई राष्ट्रीय भावना के पैदा कर रहा है। हम 1857 की क्रांति के बाद में राष्ट्रीय भावना की बातें करते हैं, परंतु उस समय आज से 500 साल 700 साल पहले वह बंदा राष्ट्रीय भावना पैदा कर रहा था। ये एक कारण, प्रभाव, महत्व था। अब दूसरा ये जन जागरण, जागृति एवं भावना का उदय। और तीसरा कारण लिखो आप, सॉरी मैं तो लिखूं, तीसरा महत्व ये है कि इसमें, इस युद्ध में अनेक भ्रातृत्व भावना, इस युद्ध में भ्रातृत्व की भावना या बंधुत्व की भावना उत्पन्न हुई। अब भ्रातृत्व की भावना कैसे? जब चेतक घायल होता है इस युद्ध में, उसके बाद में शक्ति सिंह और प्रताप दोनों ही भाई का मिलन होता है। आप दर्शय देखो उस, तो ये युद्ध नहीं बल्कि इस युद्ध से भ्रातृत्व की भावना या बंधुत्व की भावना दिखती है। जैसे उदाहरण आप लिख दो, शक्ति सिंह, यहां पर और लिख सकते हो सगर, ये सगर, ये आता है सगर, ये होगा बस सगर। ऐसे आप उदाहरण देखते। ये हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। उसके बाद में हम आगे की क्लास नेक्स्ट कल या परसों जो भी टाइम मिलेगा उसके अनुसार हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम सा।